नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अभी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज की रात कुछ अलग है, क्योंकि आज की ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने मौत को बहुत करीब से देखा है। उस शख्स का नाम है रामू, और जो कुछ उसके साथ हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम अगली कहानी में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। तो चलिए यह कहानी रामू जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रामू है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। पिछले 20 सालों से ट्रक चला रहा हूँ। हाईवे ही मेरा घर है। मेरा खलासी श्याम हमेशा मेरे साथ रहता है। श्याम एक जवान लड़का है, मुश्किल से 25 साल का होगा। थोड़ा डरपोक है, लेकिन काम में बहुत भरोसेमंद है। हम दोनों मिलकर हर तरह का माल ढोते हैं, कभी कपड़ा, कभी अनाज, कभी मशीनरी। हम दिन रात हाईवे पर गाड़ी भगाते रहते हैं और हर तरह के रास्ते देखे हैं, चौड़े, टेढ़े मेढ़े, सुनसान। लेकिन उस रात जो हुआ वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। उस दिन हमारा ट्रक मुंबई से नागपुर जा रहा था। माल था कपड़े का, बड़े बड़े गट्ठर जो किसी दुकानदार ने मंगवाए थे। रात के करीब 10 बजे थे। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लाइन थी। कोई एक्सीडेंट हुआ था आगे और ट्रैफिक जाम हो गया। मैंने श्याम से कहा, ए श्याम, ये जाम तो घंटों नहीं खुलेगा, क्यों ना हम शॉर्टकट ले लें, वो पुराना रास्ता जो जंगल से जाता है। श्याम थोड़ा घबराया, बोला, रामू भाई, वो रास्ता तो सुनसान है, रात को जंगल में जाने का क्या फायदा, और सुनते हैं उस रास्ते पे कुछ ठीक नहीं है। मैं हंसा, अरे तू भी ना भूत प्रेत की बातें करता है, वो सब बकवास है। शॉर्टकट लेके हम सुबह तक नागपुर पहुंच जाएंगे, चल टाइम वेस्ट मत कर। श्याम चुप रहा, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि उसे डर लग रहा था। फिर भी मैंने ट्रक मोड़ लिया और हाईवे छोड़ के उस कच्चे रास्ते पर चल पड़ा जो घने जंगल से होकर जाता था। रास्ता सचमुच सुनसान था। आजू बाजू सिर्फ घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी टहनियां रास्ते पर लटक रही थीं। चांद की हल्की रोशनी में पेड़ों की छायाएं डरावनी लग रही थीं। ट्रक की हेडलाइट ही हमारा सहारा थी। न कोई गाड़ी, न कोई इंसान, न कोई बस्ती, सिर्फ जंगल की सन्नाटे भरी आवाजें, झींगुर की चिड़चिड़ाहट, कभी कभी किसी जानवर की दूर की चीख। श्याम बार बार खिड़की से बाहर देख रहा था। बोला, रामू भाई, कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये रास्ता इतना खाली क्यों है? कोई गाड़ी तक नहीं दिख रही। मैंने हल्के से उसका मजाक उड़ाया। अरे, रात को कौन आएगा इस रास्ते पे? तू डर मत, मैं हूं ना। थोड़ा और आगे चले, तभी हेडलाइट की रोशनी में हमें कुछ दिखा। एक औरत सड़क के किनारे चल रही थी, लाल साड़ी, सिर पर पल्लू और हाथ में कुछ थामे हुए। वो अकेली थी और इस सुनसान जंगल में उसका यूं चलना अजीब लगा। मैंने ट्रक धीमा किया। रामू भाई, ये औरत यहां क्या कर रही है? श्याम ने डरते हुए पूछा। पता नहीं, मैंने कहा, शायद कोई गांव पास में है, लिफ्ट मांग रही होगी। मैंने ट्रक रोका। औरत ने सिर उठाया और हमारी तरफ देखा। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था क्योंकि पल्लू ने आधा चेहरा ढक रखा था, लेकिन उसकी आंखें, ना जाने क्यों मुझे उनमें कुछ अजीब सा लगा। वो धीरे धीरे ट्रक के पास आई। कहाँ जाना है बहन? मैंने पूछा। वो बोली, मेरा गांव यहीं पास है, मुझे वहां छोड़ दो। उसकी आवाज में कुछ ठंडक थी, जैसे बर्फ सी, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा, ठीक है, बैठ जाओ। वो ट्रक में चढ़ी और पीछे की सीट पर बैठ गई। श्याम ने मुझे घूरा, जैसे कह रहा हो कि ये ठीक नहीं, लेकिन मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया। ट्रक फिर से चल पड़ा। औरत चुपचाप बैठी थी। मैंने रियर व्यू मिरर में उसे देखा, लेकिन उसका चेहरा अब भी साफ नहीं दिख रहा था। श्याम बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था। मैंने उससे कहा, अरे क्या हुआ? तू इतना डर क्यों रहा है? रामू भाई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा।
श्याम ने धीरे से कहा, ये औरत, इसकी साड़ी देखो, एकदम नई, जैसे दुल्हन की। लेकिन इस जंगल में दुल्हन क्या कर रही है? मैंने हंस के टाल दिया, लेकिन मन में थोड़ा शक हुआ। सचमुच उसकी साड़ी चमक रही थी जैसे अभी अभी पहनी हो, और उसके हाथ में चूड़ियां थीं जो हल्की हल्की खनक रही थीं। मैंने उससे पूछा, बहन, तुम्हारा गांव कितनी दूर है? बस थोड़ा आगे, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज अब भी ठंडी थी और उसने सिर नहीं उठाया। थोड़ा और चले, तभी उसने कहा, यहीं रोक दो, मेरा गांव आ गया। मैंने ट्रक रोका, आजू बाजू देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, ना गांव ना मकान, सिर्फ जंगल और अंधेरा। मैंने कहा, यहां तो कुछ दिख नहीं रहा, तुम्हारा गांव कहां है? वो बोली, बस थोड़ा पैदल चलना है, मैं चली जाऊंगी। फिर वो ट्रक से उतरी और जंगल की तरफ चल दी। उसकी चाल में कुछ अजीब सा था, जैसे वो जमीन पर चल नहीं रही हो, बल्कि हवा में तैर रही हो। श्याम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोला, रामू भाई, ये औरत ठीक नहीं है। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी, लेकिन तभी मेरी नजर ट्रक की सीट पर पड़ी। वहां एक चांदी का पायल पड़ा था, चमकदार, नया नया, जैसे अभी बनाया गया हो। मैंने श्याम को दिखाया, ये उस औरत का होगा, शायद गिर गया। श्याम का चेहरा सफेद पड़ गया। रामू भाई, इसे मत छूना, कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैंने सोचा, ये उसका कीमती सामान है, उसे लौटाना चाहिए। मैंने पायल उठाया और ट्रक से उतर गया। श्याम, तू यहीं रुक, मैं उसे ये लौटा के आता हूं। मैं उस औरत के पीछे जंगल में चला गया। वो तेजी से चल रही थी, लेकिन मुझे उसकी लाल साड़ी दूर से दिख रही थी। मैंने आवाज लगाई, अरे बहन, रुक जाओ, तुम्हारा पायल रह गया। लेकिन वो नहीं रुकी। मैं और तेज चला। थोड़ा आगे गया तो देखा एक बस्ती सी दिख रही थी, कुछ मकान, हल्की हल्की रोशनी। मैंने सोचा, शायद यही उसका गांव है। लेकिन जैसे ही मैं पास पहुंचा, मेरा दिल धक धक करने लगा। वो बस्ती नहीं थी, वो एक शमशान घाट था। चारों तरफ चिता की राख बिखरी थी, कुछ पुरानी हड्डियां, टूटी फूटी लकड़ियां और एक अजीब सी ठंडी हवा। मैं रुक गया। मेरे हाथ में वो चांदी का पायल अब भी था, लेकिन अब वो ठंडा ठंडा लग रहा था, जैसे बर्फ का टुकड़ा हो। मैंने चारों तरफ देखा, वो औरत कहीं नहीं थी। रामू भाई, श्याम की आवाज आई। वो ट्रक छोड़ के मेरे पीछे आ गया था। ये जगह क्या है? मैंने तुझे मना किया था ना? मैंने कहा, चुप रह श्याम, वो औरत कहीं गई होगी, ढूंढते हैं। लेकिन मन में डर बैठ गया था। वो शमशान घाट बिल्कुल सुनसान था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने पायल को जेब में डाला और श्याम से कहा, चल वापस चलते हैं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो शमशान घाट की सन्नाटी हवा मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, राख और टूटी फूटी हड्डियों का ढेर। श्याम मेरे पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि मुझे लग रहा था वो अभी भाग खड़ा होगा। रामू भाई, ये जगह ठीक नहीं है, श्याम ने कांपती आवाज में कहा। वो औरत, वो इंसान नहीं थी। तूने उसकी आंखें देखी, वो खाली खाली सी थी। चुप कर श्याम, मैंने डांटा। लेकिन सच कहूं तो मेरा मन भी डर रहा था। वो चांदी का पायल मेरी जेब में था, और न जाने क्यों वो जेब जल रही थी, जैसे कोई गर्म चीज रखती हो। मैंने सोचा, शायद ये मेरा वहम है। बस ट्रक तक पहुंच जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैंने खुद को तसल्ली दी। हम दोनों तेजी से शमशान घाट से बाहर निकलने लगे, लेकिन रास्ता अजीब सा लग रहा था। वो पगडंडी जिससे हम आए थे अब बदली बदली सी थी। पेड़ों की टहनियां और नीचे झुक रही थीं, जैसे हमें रोकना चाहती हो। हवा में अब वो सनसनाहट और तेज हो गई थी, और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कान के पास फुसफुसा रहा हो। रामू, एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। मैं रुक गया। श्याम, तूने कुछ सुना?
मैंने पूछा। श्याम का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। क्या रामू भाई? मैंने तो कुछ नहीं सुना। मेरा नाम, किसी ने मेरा नाम पुकारा, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज में भी डर की लरज थी। भाई अब बस कर, यह जगह शापित है, चल जल्दी चल। श्याम ने मेरी बांह पकड़ी और मुझे खींचने लगा। हम दोनों भागते हुए उस रास्ते पर वापस आए जहां ट्रक खड़ा था, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ट्रक वहां था, लेकिन उसकी हेडलाइट्स बंद थीं। मैंने तो उन्हें ऑन छोड़ा था और ट्रक का दरवाजा खुला था, जैसे कोई अंदर गया हो। यह क्या माजरा है? मैंने धीरे से कहा। श्याम मेरे पीछे सट गया, जैसे कोई बच्चा अपनी मां से चिपकता है। रामू भाई, मैंने तुझसे कहा था ना, वो औरत ठीक नहीं थी। अब देख, हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। श्याम की आवाज में रोना आ गया था। चुप बेवकूफ, मैंने उसे डांटा, लेकिन मेरा मन भी अब डर से कांप रहा था। मैंने टॉर्च निकाली और ट्रक के पास गया। अंदर सब कुछ वैसा ही था, लेकिन सीट पर वो कपड़े का गट्ठर जो हम ढो रहे थे अब थोड़ा खुला हुआ था। मैंने टॉर्च की रोशनी डाली और मेरी सांस अटक गई। गट्ठर के बीच में एक पुरानी सड़ी गली साड़ी थी जो पहले वहां नहीं थी, और उस साड़ी पर खून के धब्बे थे। ये कहां से आई? मैंने श्याम की तरफ देखा। उसका चेहरा अब पूरी तरह डर से भरा था। रामू भाई, वो औरत, वो यहीं थी, उसने ये छोड़ा होगा, श्याम ने कांपते हुए कहा। मैंने जेब में हाथ डाला। वो चांदी का पायल अब और ठंडा लग रहा था। मैंने उसे निकाला और टॉर्च की रोशनी में देखा। पायल पर कुछ नक्काशी थी, कुछ पुराने से प्रतीक जो मैंने पहले नहीं देखे थे, और उन प्रतीकों के बीच में एक छोटा सा नाम लिखा था, माया। माया, मैंने धीरे से कहा। तभी हवा में फिर वही फुसफुसाहट आई, रामू। इस बार श्याम ने भी सुना। वो चीख पड़ा, रामू भाई, भाग यहां से। लेकिन मैं रुक गया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए थे। मैंने टॉर्च की रोशनी जंगल की तरफ घुमाई। वहां दूर पेड़ों के बीच वो लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसका पल्लू अब नीचे था और उसका चेहरा, या भगवान, वो चेहरा, उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे दो गहरे गड्ढे, और उसका मुंह खुला था, लेकिन दांत नहीं, बल्कि कुछ नुकीले से काले पत्थर जैसे थे। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। रामू भाई, भाग। श्याम ने मुझे खींचा और इस बार मैंने उसकी बात मानी। हम दोनों ट्रक की तरफ भागे। मैंने जल्दी से चाबी लगाई और ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन इंजन सिर्फ खटखट की आवाज कर रहा था, जैसे कोई उसे जाम कर रहा हो। मैंने बार बार कोशिश की, लेकिन ट्रक शुरू नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है? मैंने चीख कर कहा। तभी ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। पहले तो सिर्फ खरखराहट, फिर एक औरत की आवाज आई, रामू, मेरे पास आओ। श्याम अब रोने लगा। भाई, ये वही औरत है, वो हमें नहीं छोड़ेगी। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, चुप कर श्याम, मैं इसे देखता हूं। मैंने पायल को जेब से निकाला और ट्रक से बाहर फेंक दिया। ले, तेरा पायल, अब हमें छोड़ दे, मैंने चीखा। लेकिन तभी ट्रक का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां ऊपर चढ़ गईं और अंदर एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। मैंने श्याम की तरफ देखा और उसका चेहरा अब डर से नहीं, बल्कि किसी और चीज से बदला हुआ था। उसकी आंखें, वो भी अब काली हो रही थीं। श्याम, तू ठीक है ना? मैंने डरते हुए पूछा। वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान वैसी ही थी जैसी उस औरत की थी। रामू भाई, वो माया है, वो तुझे बुला रही है। उसकी आवाज अब उसकी नहीं थी, वो किसी और की थी। मैंने चीख कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। ट्रक के अंदर अब धुंध सी छा रही थी और उस धुंध में मुझे वो लाल साड़ी वाली औरत दिखी जो अब ट्रक के अंदर थी। वो मेरे सामने खड़ी थी और उसका चेहरा मेरे इतना करीब था कि मैं उसकी सांस की ठंडक महसूस कर सकता था। रामू, मेरा पायल तूने फेंका, उसने कहा, और उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। अब तू मेरा है।
रामू, मेरा पायल तूने फेंका। उस औरत की आवाज मेरे कानों में बिजली की तरह गूंज रही थी। अब तू मेरा है। उसका चेहरा मेरे इतना करीब था कि मैं उसकी आंखों के काले गड्ढों में खो सा गया। ट्रक के अंदर धुंध गाढ़ी हो रही थी और ठंड ऐसी थी कि मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ रहे थे। श्याम मेरे बगल में बैठा था, लेकिन उसकी वो अजीब मुस्कान और काली आंखें देखकर मेरा दिल बैठ गया। ये मेरा श्याम नहीं था। श्याम, तू क्या बोल रहा है? मैंने चीख कर पूछा, लेकिन मेरी आवाज कांप रही थी। वो हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कुछ डरावना था, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग खराब होकर बज रही हो। रामू भाई, माया को तेरा इंतजार है, वो तुझसे मिलना चाहती है, उसने कहा। और उसकी आवाज अब पूरी तरह किसी और की थी, वही ठंडी बर्फ सी आवाज। मैंने ट्रक का दरवाजा फिर से खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम था। खिड़कियां भी नहीं खुल रही थीं। मैंने डैशबोर्ड पर रखा टॉर्च उठाया और उस औरत की तरफ रोशनी डाली, लेकिन वो गायब थी। वो धुंध में कहीं खो गई थी। मैंने श्याम की तरफ देखा और उसकी आंखें अब सामान्य लग रही थीं, लेकिन उसका चेहरा अभी भी डर से सफेद था। रामू भाई, ये क्या था? वो औरत कहां गई? श्याम ने कांपते हुए पूछा। पता नहीं, मैंने कहा, लेकिन मेरा गला सूख गया था। हमें यहां से निकलना होगा। मैंने फिर से चाबी घुमाई और इस बार भगवान की दया से ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने गियर डाला और ट्रक को जंगल की उस पगडंडी पर भगाना शुरू किया, लेकिन रास्ता अब और अजीब लग रहा था। हेडलाइट्स की रोशनी में पेड़ों की छायाएं नाच रही थीं, जैसे कोई हमें ताक रहा हो। रामू भाई, वो पायल तूने फेंक दिया ना? श्याम ने पूछा। हाँ, मैंने कहा, लेकिन मेरी जेब में फिर से कुछ ठंडा सा महसूस हुआ। मैंने डरते हुए हाथ डाला और मेरा दिल धक से रह गया। वो चांदी का पायल फिर से मेरी जेब में था। ये कैसे? मैंने बड़बड़ाया। श्याम ने पायल देखा और चीख पड़ा। रामू भाई, ये वही है। ये औरत हमें नहीं छोड़ेगी। मैंने पायल को खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन खिड़की नहीं खुली। मैंने उसे ट्रक के फर्श पर पटक दिया। अब बस, जो भी है तू, हमें छोड़ दे, मैंने चीखा। तभी ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप बंद हो गईं। अंधेरा ऐसा था कि हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था। मैंने ब्रेक मारा और ट्रक रुक गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन तभी बाहर से एक हल्की सी खनक की आवाज आई, जैसे चूड़ियां या पायल बज रही हो। रामू, फिर वही फुसफुसाहट। मैंने श्याम की तरफ देखा, लेकिन वो अब सीट पर नहीं था। श्याम, मैंने चीखा। मैंने टॉर्च जलाई और ट्रक के अंदर देखा। श्याम गायब था। दरवाजा अभी भी बंद था, तो वो गया कहां? मैंने हिम्मत जुटाई और ट्रक से उतर गया। टॉर्च की रोशनी में मैंने जंगल को देखा। दूर पेड़ों के बीच मुझे फिर से वो लाल साड़ी दिखी और उसके साथ श्याम था। वो उस औरत के पीछे चल रहा था, जैसे कोई कठपुतली हो। उसकी आंखें खाली थीं और उसकी चाल वैसी थी जैसे वो अपने बस में नहीं था। श्याम, रुक, मैंने चीखा और उसके पीछे भागा, लेकिन जंगल अब और घना लग रहा था। पेड़ों की टहनियां मेरे चेहरे को खरोंच रही थीं। मैं उस औरत और श्याम को देखता रहा, लेकिन वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तभी मैं फिर से उस शमशान घाट पर पहुंच गया। वही राख, वही हड्डियां, वही ठंडी हवा। मैंने देखा, वो औरत अब एक चिता के पास खड़ी थी। श्याम उसके सामने घुटनों पर बैठा था और उसका सिर झुका हुआ था। मैंने चीखा, श्याम, वहां से हट, लेकिन वो नहीं हिला। उस औरत ने मेरी तरफ देखा और उसकी काली आंखों में मुझे कुछ दिखा, जैसे कोई पुरानी याद, कोई दर्द, कोई बदला। रामू, तूने मेरा पायल लिया, उसने कहा। अब तू मेरे साथ आएगा? मैंने तेरा पायल फेंक दिया, मैंने चीखा। मुझे और मेरे दोस्त को छोड़ दे। वो हंसी और उसकी हंसी जंगल में गूंज गई। पायल मेरा नहीं, मेरा दिल है और तूने उसे चुराया। मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रही थी, लेकिन तभी शमशान घाट की राख में से कुछ और छायाएं उठने लगीं। लाल साड़ी में और औरतें, सबकी आंखें काली,
सबके चेहरे वही डरावने। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थीं। मैंने पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। रामू भाई, श्याम की आवाज आई, लेकिन वो अब कमजोर थी। मैंने देखा वो अब भी उस औरत के सामने घुटनों पर था, लेकिन उसका चेहरा अब धुंधला हो रहा था, जैसे वो गायब हो रहा हो। श्याम, मैंने चीखा और उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही मैं पास पहुंचा, वो औरत मेरे सामने आ गई। उसने मेरी बांह पकड़ी और उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि मेरी रूह कांप गई। तू मेरा है, रामू। उस औरत की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, और उसकी काली आंखों में जो दिखा, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। एक पुराना गांव, रंग बिरंगी सजावट, एक दुल्हन की हंसी, और फिर चिता की आग। वो आग इतनी तेज थी कि मुझे लगा मेरे शरीर में भी वही जलन हो रही है। उस औरत का हाथ मेरी बांह पर अभी भी था, और उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि मेरी हड्डियां जम रही थीं। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसका हाथ झटका और पीछे हटा। छोड़ मुझे, मैंने चीखा। तू जो भी है, मुझे और मेरे दोस्त को छोड़ दे। वो औरत हंसी, लेकिन उसकी हंसी में कोई इंसानीपन नहीं था। वो शमशान घाट की दूसरी छायाओं के साथ मेरी तरफ बढ़ रही थी। चारों तरफ लाल साड़ी वाली औरतें थीं, सबकी आंखें काली, सबके चेहरे डरावने। मैंने श्याम की तरफ देखा। वो अभी भी चिता के पास घुटनों पर था। उसका चेहरा धुंधला हो रहा था, जैसे वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। श्याम, उठ, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। मैंने चीखकर उसे पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन तभी जमीन हिलने लगी। शमशान घाट की राख उड़ने लगी और एक अजीब सी गंध हवा में फैल गई, जैसे सड़ा हुआ मांस और जलती हुई लकड़ी। मैं रुक गया, क्योंकि मेरे सामने अब वो औरत नहीं थी। उसके बजाय एक चिता जल रही थी, और उसकी लपटों में मुझे श्याम का चेहरा दिखा। रामू भाई। श्याम की आवाज कमजोर थी, जैसे वो बहुत दूर से बोल रहा हो। बचाओ, मुझे बचाओ। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और चिता की तरफ बढ़ा, लेकिन मेरे कदम जैसे हवा में अटक रहे थे। वो औरत फिर से मेरे सामने प्रकट हुई। उसने मेरी जेब की तरफ इशारा किया। मेरा पायल, तूने उसे रखा रामू, अब तू मेरा है। मैंने जेब में हाथ डाला। वो चांदी का पायल फिर से वहां था, भले ही मैंने उसे ट्रक में फेंक दिया था। मैंने उसे निकाला और जमीन पर पटक दिया। ले तेरा पायल, अब हमें छोड़, मैंने गुस्से में चीखा। लेकिन तभी शमशान घाट की दूसरी छायाएं मेरे और करीब आ गईं। उनकी चूड़ियों की खनक अब इतनी तेज थी कि मेरे कान दुखने लगे। मैंने टॉर्च उठाई और उनकी तरफ रोशनी डाली, लेकिन रोशनी उनके चेहरों पर पड़ते ही बुझ गई। अंधेरा और गहरा हो गया। मैंने पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर अब भी जमीन में जैसे चिपक गए थे। रामू, वो औरत फिर से मेरे सामने थी। तू मुझसे नहीं भाग सकता, माया को कोई नहीं छोड़ता। माया कौन है? मैंने हिम्मत करके पूछा। तू मुझसे क्या चाहती है? वो रुक गई। उसकी काली आंखों में फिर से वही दृश्य उभरा, एक गांव, एक शादी और फिर आग। उसने धीरे से कहा, मैं माया हूं। मेरी शादी थी, मेरा प्यार था, लेकिन उन्होंने मुझे जलाया, मेरे अपने गांव वालों ने। मेरा पायल मेरा आखिरी निशान है, जो उसे छूता है वो मेरा हो जाता है। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। मैं समझ गया कि ये कोई साधारण औरत नहीं थी, ये कोई आत्मा थी जो बदला ले रही थी। लेकिन मैंने तो तेरा कुछ नहीं किया, मैंने कहा। मुझे और श्याम को छोड़ दे। श्याम मेरा है, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। और अब तू भी मेरा होगा। तभी मुझे श्याम की एक और चीख सुनाई दी। मैंने चिता की तरफ देखा। श्याम अब वहां नहीं था। उसकी जगह सिर्फ राख थी, और उस राख में से एक धुंधली आकृति उठ रही थी। श्याम की आकृति। वो मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं। रामू भाई, भाग, उसने धीरे से कहा, और फिर वो धुंध में गायब हो गया। मैं चीखा, श्याम, लेकिन वो जा चुका था।
मैंने माया की तरफ देखा। वो अब हवा में तैर रही थी और उसकी साड़ी की लाल रंगत अब आग की तरह चमक रही थी। तूने उसे लिया, मैंने गुस्से में चीखा। मुझे बता, तू क्या चाहती है? माया ने मेरी तरफ देखा और उसकी मुस्कान और डरावनी हो गई। मुझे मेरा प्यार चाहिए रामू, मेरा दूल्हा, तू उसकी जगह लेगा। मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रही थी, लेकिन तभी शमशान घाट की दूसरी छायाएं मेरे चारों तरफ घेरा बनाकर खड़ी हो गईं। उनकी खनक अब मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैंने अपने आप को आजाद करने की कोशिश की, लेकिन मेरे शरीर में जैसे कोई ताकत नहीं बची थी। माया मेरे और करीब आई और उसने मेरी जेब में फिर से वो पायल डाल दिया। ये तेरा है रामू, अब तू मेरे साथ चलेगा। मुझे लगा जैसे मेरी सांस रुक रही है। मेरे सामने फिर से वही दृश्य उभरा, गांव, शादी और चिता की आग। लेकिन इस बार मैं उस दुल्हन के चेहरे को साफ देख पा रहा था। वो माया थी और वो जल रही थी। उसके चीखने की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। और फिर मैंने देखा कि उस चिता के पास एक आदमी खड़ा था, एक दूल्हा। उसका चेहरा वो मेरा चेहरा था। मैं चीखा और मेरी आंखें खुल गईं। मैं ट्रक की सीट पर था। ट्रक अभी भी जंगल में खड़ा था और बाहर घना अंधेरा था। श्याम मेरे बगल में बैठा था और वो डर से कांप रहा था। रामू भाई, तू ठीक है? तू चीख रहा था, उसने कहा। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। वो पायल अभी भी वहां था। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। वो चांदी का पायल अभी भी वहां था, ठंडा और भारी, जैसे मेरी जिंदगी का बोझ बन गया हो। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने श्याम की तरफ देखा, जो अभी भी ट्रक की सीट पर बैठा था, डर से सिकुड़ा हुआ। रामू भाई, तू ठीक है ना? तू चीख क्यों रहा था? उसने फिर पूछा, लेकिन उसकी आवाज में अब वो पुराना डर नहीं था। वो कुछ और डरा हुआ लग रहा था, जैसे उसे कुछ और पता हो। श्याम, ये पायल, ये फिर से मेरी जेब में कैसे आया? मैंने कांपते हुए पूछा और पायल को बाहर निकाला। उसकी चमक अब और तेज लग रही थी, जैसे वो कोई जादुई चीज हो। उन नक्काशीदार प्रतीकों में माया का नाम अब भी साफ दिख रहा था। श्याम ने पायल को देखा और उसका चेहरा और सफेद पड़ गया। रामू भाई, इसे फेंक दे, ये शापित है। वो औरत, वो माया, वो हमें नहीं छोड़ेगी, उसने लगभग रोते हुए कहा। मैंने पायल को ट्रक की खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन खिड़की फिर से जाम थी। मैंने उसे ट्रक के फर्श पर पटका और चीखा, बस कर, जो भी है तू, हमें छोड़ दे। लेकिन तभी ट्रक के अंदर फिर से वो ठंडी हवा चलने लगी। रेडियो फिर से अपने आप चालू हो गया और उसमें से वही फुसफुसाहट आई, रामू, तू मेरा है। मैंने श्याम की तरफ देखा। हम यहां से निकलेंगे श्याम, चाहे कुछ भी हो। मैंने चाबी घुमाई और इस बार ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने गियर डाला और ट्रक को जंगल के उस रास्ते पर भगाना शुरू किया। हेडलाइट्स की रोशनी में पेड़ों की छायाएं अब और डरावनी लग रही थीं, जैसे वो हमें घेर रही हों। श्याम बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे उसे लग रहा हो कि कोई हमारे पीछे है। रामू भाई, वो औरत, वो अभी भी हमारे पीछे है, उसने धीरे से कहा। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। लेकिन तभी मिरर में मुझे वो लाल साड़ी दिखी। वो औरत, माया, वो ट्रक के पीछे थी, हवा में तैरती हुई। उसकी काली आंखें मुझ पर टिकी थीं और उसकी मुस्कान अब और भयानक थी। मैंने चीख कर एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन ट्रक की स्पीड बढ़ने के बजाय धीमी हो रही थी, जैसे कोई उसे पीछे खींच रहा हो। ये क्या हो रहा है? मैंने चीखा। तभी ट्रक का इंजन बंद हो गया। हम फिर से उसी शमशान घाट के पास रुक गए थे। वो राख, वो हड्डियां, वो ठंडी हवा, सब कुछ वैसा ही था। मैंने श्याम की तरफ देखा, लेकिन वो अब सीट पर नहीं था। श्याम, मैंने चीखा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। मैं ट्रक से उतरा। मेरे हाथ में टॉर्च थी, लेकिन उसकी रोशनी अब कमजोर हो रही थी। मैंने जंगल में श्याम को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे फिर से वो खनक सुनाई दी, चूड़ियों की,
पायल की। मैंने मुड़कर देखा। माया मेरे सामने खड़ी थी। उसकी साड़ी अब आग की तरह लाल थी और उसकी आंखों में वो पुराना दृश्य फिर से उभरा। गांव, शादी और चिता की आग। रामू, तू मेरा दूल्हा बनेगा, उसने कहा। उसकी आवाज अब मेरे दिमाग में गूंज रही थी, जैसे वो मेरे अंदर बोल रही हो। मेरे गांव वालों ने मुझे जलाया, लेकिन मेरा प्यार अधूरा रह गया। तू उसे पूरा करेगा। मैं तेरा दूल्हा नहीं हूं, मैंने चीखा। मुझे और श्याम को छोड़ दे। वो हंसी और उसकी हंसी जंगल में गूंज गई। श्याम मेरा है और अब तू भी मेरा होगा। तभी मैंने देखा कि शमशान घाट की राख में से श्याम की आकृति फिर से उभरी। वो मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं। रामू भाई, भागने का कोई फायदा नहीं, उसने कहा, और उसकी आवाज में माया की ठंडक थी। मैंने अपनी जेब में फिर से उस पायल को महसूस किया। मैंने उसे निकाला और पूरी ताकत से शमशान घाट की चिता में फेंक दिया। ले तेरा पायल, अब हमें छोड़, मैंने चीखा। तभी एक तेज चीख गूंजी। माया का चेहरा विकृत हो गया, जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो। शमशान घाट की दूसरी छायाएं भी चीखने लगीं। चिता की आग तेज हो गई और उसमें से धुआं उठने लगा। मैंने देखा वो पायल आग में पिघल रहा था और माया की आकृति धुंध में बदल रही थी। रामू, तूने मुझे आजाद किया। उसकी आवाज अब कमजोर थी। लेकिन ये रास्ता, ये तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। वो धुंध में गायब हो गई। शमशान घाट फिर से सन्नाटे में डूब गया। मैंने श्याम को देखा। वो अब जमीन पर पड़ा था, बेहोश। मैंने उसे उठाया और ट्रक तक खींच कर ले गया। ट्रक अब स्टार्ट हो गया और मैंने उसे जंगल से बाहर निकाला। रास्ता अब साफ था और सुबह की पहली किरण दिख रही थी। लेकिन जब हम हाईवे पर पहुंचे, श्याम ने धीरे से कहा, रामू भाई, मेरी जेब में कुछ है। उसने अपनी जेब से एक चांदी की चूड़ी निकाली। उस पर वही नक्काशी थी और वही नाम, माया। मैंने ट्रक रोका। मेरी सांस अटक गई। ये कैसे? मैंने पूछा। श्याम ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में फिर से वही कालापन झलका। रामू भाई, वो अभी भी हमारे साथ है। श्याम की आवाज में वो ठंडक थी जो मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। उसकी आंखों में फिर से वही कालापन झलक रहा था और वो चांदी की चूड़ी जिस पर माया लिखा था, उसके हाथ में चमक रही थी। मैंने ट्रक रोका और मेरी सांस अटक गई। हाईवे की सुबह की रोशनी में भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम अभी भी उस जंगल के अंधेरे में फंसे हैं। श्याम, ये चूड़ी कहां से आई? मैंने कांपते हुए पूछा, लेकिन मेरे मन में पहले से जवाब था। वो माया थी, वो हमें छोड़ने वाली नहीं थी। श्याम ने मेरी तरफ देखा और उसकी मुस्कान अब वैसी थी जैसी माया की थी, ठंडी, डरावनी। रामू भाई, तूने उसका पायल फेंका, लेकिन वो तो उसका दिल था। अब ये चूड़ी, ये उसकी याद है। उसने चूड़ी को मेरी तरफ बढ़ाया, जैसे मुझे देने की कोशिश कर रहा हो। नहीं, मैंने चीखकर उसका हाथ झटका। ये सब खत्म कर श्याम। हम उस शमशान घाट से निकल आए हैं। वो औरत, वो माया, वो अब नहीं है। लेकिन मेरी बातें सुनकर श्याम सिर्फ हंसा। उसकी हंसी में वो पुराना श्याम नहीं था, वो कोई और था। मैंने ट्रक फिर से स्टार्ट किया और उसे जितनी तेजी से हो सकता था भगाना शुरू किया। हाईवे अब खुला था और दूर दूर तक गाड़ियां दिख रही थीं, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। मैं बार बार रियर व्यू मिरर में देख रहा था, ये डरते हुए कि कहीं वो लाल साड़ी फिर से न दिख जाए। श्याम चुप बैठा था, लेकिन उसकी उंगलियां उस चूड़ी को बार बार छू रही थीं, जैसे वो उससे बात कर रहा हो। श्याम, तू ठीक है ना? मैंने डरते हुए पूछा। वो मुड़ा और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अब सामान्य लग रही थीं, लेकिन उसकी आवाज में अभी भी कुछ गलत था। रामू भाई, तू क्यों डर रहा है? माया अब हमें नहीं छुएगी, उसने मुझसे कहा। वो अब तुझ में है। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। क्या बकवास कर रहा है तू? मैंने चीखा। लेकिन तभी
मुझे अपनी जेब में फिर से कुछ ठंडा सा महसूस हुआ। मैंने डरते हुए हाथ डाला और मेरे हाथ में फिर से वही चांदी का पायल था, वही नक्काशी, वही माया का नाम। मैंने चीख कर उसे ट्रक से बाहर फेंक दिया, लेकिन जैसे ही वो जमीन पर गिरी, मैंने देखा कि वो हवा में गायब हो गई। ये क्या जादू है, मैंने बड़बड़ाया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने श्याम की तरफ देखा, लेकिन वो अब अपनी सीट पर नहीं था। ट्रक की सीट खाली थी। श्याम, मैंने चीखा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने ट्रक रोका और आसपास देखा। हाईवे सुनसान था, ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, सिर्फ मैं और मेरा ट्रक। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। हवा में फिर से वही खनक थी, चूड़ियों की, पायल की। मैंने टॉर्च जलाई और हाईवे की तरफ देखा। दूर सड़क के किनारे वो लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके बगल में श्याम था और उसकी आंखें फिर से काली थीं। वो मेरी तरफ देख रहा था और उसके होठों पर वही डरावनी मुस्कान थी। रामू, तू अब मेरा है। माया की आवाज हवा में गूंजी। मैंने पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर फिर से जमीन में गड़ गए। मैंने देखा मेरे हाथ में अब वो चूड़ी थी जिसे श्याम पकड़े हुए था, और मेरी जेब में वो पायल फिर से वापस आ गया था। तभी हाईवे की रोशनी मद्धम हो गई। आसपास का सारा शोर गायब हो गया। सिर्फ एक आवाज थी, माया की फुसफुसाहट। रामू, मेरे साथ आ, मेरा गांव तुझसे मिलना चाहता है। मेरे सामने फिर से वही दृश्य उभरा, पुराना गांव, शादी और चिता की आग। लेकिन इस बार मैं उस चिता में था। मैं जल रहा था और माया मेरे सामने खड़ी थी, हंस रही थी। उसकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी और मेरे हाथ में वो चूड़ी और पायल अब भी थे। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली। तभी मुझे एक जोरदार झटका लगा और मेरी आंखें खुल गईं। मैं ट्रक की सीट पर था। हाईवे की सुबह की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। श्याम मेरे बगल में बैठा था और वो सामान्य लग रहा था। रामू भाई, तू ठीक है? तू फिर से चीख रहा था, उसने कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें सामान्य थीं, लेकिन उसके हाथ में वो चूड़ी अभी भी थी। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। वो पायल अभी भी वहां था। मैंने श्याम से पूछा, ये चूड़ी तूने इसे कहां से लिया? वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ गलत था। रामू भाई, ये तो तूने मुझे दी थी। मैं चुप रहा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और हाईवे पर चल पड़ा, लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। क्या मैं सचमुच उस जंगल से निकल आया था, या मैं अभी भी माया के चंगुल में था? हाईवे आगे बढ़ रहा था, लेकिन हर मोड़ पर मुझे लग रहा था कि वो लाल साड़ी वाली औरत कहीं ना कहीं मेरा इंतजार कर रही है। हाईवे आगे बढ़ रहा था, लेकिन हर मोड़ पर मुझे लग रहा था कि वो लाल साड़ी वाली औरत, माया, कहीं ना कहीं मेरा इंतजार कर रही है। ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क चमक रही थी, लेकिन मेरे मन का अंधेरा कम नहीं हो रहा था। श्याम मेरे बगल में चुप बैठा था। उसकी उंगलियां उस चांदी की चूड़ी को बार बार छू रही थी। मेरी जेब में वो पायल अभी भी था और उसकी ठंडक मेरे शरीर को सुन्न कर रही थी। मैंने ट्रक को और तेज भगाया, जैसे कि तेजी से भागने से मैं माया के चंगुल से बच सकता हूं। रामू भाई, तू इतना तेज क्यों चला रहा है? श्याम ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज सामान्य थी, लेकिन उसकी आंखों में वो कालापन अब भी छिपा था। श्याम, तू उस चूड़ी को फेंक दे, मैंने कहा। मेरी आवाज में गुस्सा और डर दोनों थे। ये सब उसी की वजह से हो रहा है। वो माया, वो हमें नहीं छोड़ेगी। श्याम ने चूड़ी की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। रामू भाई, अब फेंकने से क्या फायदा? वो तो अब हमारे साथ है। उसकी बातों में कुछ ऐसा था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसकी तरफ देखा और एक पल के लिए मुझे लगा कि उसका चेहरा बदल रहा है। वो श्याम नहीं, माया थी। बस कर, मैंने चीखा और ट्रक को सड़क के किनारे रोका। मैंने उसकी चूड़ी छीनने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ,
मेरे हाथ में एक तेज जलन हुई, जैसे कोई गर्म कोयला पकड़ लिया हो। मैंने चीख कर हाथ पीछे खींचा और देखा कि मेरी हथेली पर लाल निशान पड़ गया था, वही प्रतीक जो पायल पर थे। रामू भाई, तू नहीं समझेगा, श्याम ने कहा, और उसकी आवाज अब पूरी तरह माया की थी। वो तुझसे प्यार करती है, वो तुझे अपना दूल्हा बनाना चाहती है। मैं उसका दूल्हा नहीं हूं, मैंने चीखा और अपनी जेब से वो पायल निकाला। मैंने उसे सड़क पर फेंक दिया और इस बार मैंने देखा कि वो जमीन पर गिरते ही राख में बदल गया। लेकिन तभी हवा में फिर से वही खनक गूंजी, चूड़ियों की, पायल की। मैंने पीछे मुड़कर देखा। हाईवे अब सुनसान था और दूर सड़क के किनारे वो लाल साड़ी फिर से दिखी। माया मेरी तरफ आ रही थी, हवा में तैरती हुई। श्याम, भाग! मैंने चीखा, लेकिन जब मैंने उसकी तरफ देखा वो गायब था। ट्रक की सीट खाली थी, मैं अकेला था। मेरे कानों में माया की फुसफुसाहट गूंज रही थी। रामू, तू मेरा है। मैंने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। हेडलाइट्स बंद हो गईं और अंधेरा मुझे निगलने लगा। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर भागा। हाईवे अब जंगल में बदल चुका था। वही घने पेड़, वही शमशान घाट की राख। मैं फिर से उसी जगह था जहां से मैंने भागने की कोशिश की थी। माया मेरे सामने खड़ी थी। उसकी साड़ी अब आग की तरह जल रही थी और उसकी आंखों में वो पुराना दृश्य फिर से उभरा। गांव, शादी और चिता की आग। रामू, तूने मेरा पायल लिया, उसने कहा। अब तू मेरे साथ रहेगा। मेरा गांव तुझसे मिलना चाहता है। नहीं, मैंने चीखा, मैं तेरा कुछ नहीं हूं। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और जेब से वो चूड़ी निकाली जो अब मेरे पास थी। मैंने उसे शमशान घाट की चिता में फेंक दिया। तभी एक तेज चीख गूंजी। माया का चेहरा विकृत हो गया और वो चिता की आग में घुलने लगी। रामू, तूने मुझे आजाद किया। उसकी आवाज कमजोर हो रही थी, लेकिन ये रास्ता, ये तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। शमशान घाट की दूसरी छायाएं भी धुंध में गायब हो गईं। चिता की आग बुझ गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मैंने देखा, मेरे सामने अब सिर्फ राख थी, न माया न श्याम। मैंने ट्रक की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर कांप रहे थे। जब मैं ट्रक तक पहुंचा तो वो वहां था, लेकिन उसका रंग बदल गया था। वो अब पुराना और जर्जर लग रहा था, जैसे सालों से इस्तेमाल ना हुआ हो। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और इस बार वो आसानी से चालू हो गया। मैंने हाईवे की तरफ गाड़ी मोड़ी। सुबह की रोशनी अब साफ थी और हाईवे पर दूसरी गाड़ियां दिख रही थीं। मैंने राहत की सांस ली, शायद मैं बच गया था। लेकिन तभी मैंने रियरव्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट पर वो चांदी का पायल फिर से था और उसके बगल में एक लाल साड़ी का टुकड़ा। मैंने ट्रक रोका और बाहर निकलकर पायल को सड़क पर फेंक दिया। मैंने उस साड़ी के टुकड़े को भी जलाने की कोशिश की, लेकिन वो जल नहीं रहा था। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया और ट्रक में बैठ गया। मैंने नागपुर तक गाड़ी भगाई, बिना रुके, बिना पीछे देखे। जब मैं माल डिलीवर करने पहुंचा तो दुकानदार ने मुझसे पूछा, अरे तुम अकेले आए, तुम्हारा खलासी कहाँ है? मैं चुप रहा, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने श्याम को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर बंद था। मैंने पुलिस को बताया, लेकिन जंगल में कोई शमशान घाट नहीं मिला। वो रास्ता, वो बस्ती, वो सब कुछ गायब था। आज भी जब मैं हाईवे पर ट्रक चलाता हूं, मुझे लगता है कि कोई मेरे पीछे है। हर मोड़ पर मुझे वो लाल साड़ी दिखती है और रात के सन्नाटे में मुझे वो खनक सुनाई देती है, चूड़ियों की, पायल की। मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया, लेकिन मेरी जेब में कभी कभी वो ठंडक फिर से महसूस होती है। और हर बार जब मैं जेब में हाथ डालता हूं, मुझे डर लगता है कि वो पायल फिर से वहां होगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सपोर्ट हमारी नई कहानियों के लिए बहुत मायने रखता है।